तो आज हम GNCTD बिल के बारे में बात करेंगे जो कि नेशनल कैपिटल दिल्ली से संबंधित है। इस बिल का दिल्ली की सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेसी की हत्या बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रशासनिक कुशलता के लिए लाया गया है बताया जा रहा है। इस बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में प्रस्तावित किया गया और वहां लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा से पारित करा लिया गया और बाद में यहां 28 मार्च को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इसे स्वीकृति देने के बाद यह बिल एक्ट में परिवर्तित हो गया और इसे भारत सरकार के गजट में प्रकाशित करने के बाद यह बिल कानूनी रूप से प्रभावी हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वास्तव में क्या है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और इस पर राज्य सरकार का क्या कहना है और इस पे केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कहा जा रहा है। और साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में राज्य सरकार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर जो वर्डिक्ट आया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो GNCTD बिल का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो यह बिल दिल्ली के लिए प्रशासनिक कुशलता के लिए लाया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी और जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजल जी हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा। तो अब हम दिल्ली के कुछ राजनीतिक इतिहास के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि किंग जॉर्ज ने जो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया था और दिल्ली को राजधानी बनाया था। और दूसरा पॉइंट है 1952 में कि जब दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हुआ करती थी और यह जो स्टेट था पार्ट सी स्टेट्स के अंतर्गत आता था। और 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया और यह राज्य जो पार्ट सी के अंतर्गत आता था इसको एबॉलिश कर दिया गया और यह एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जैसा कि 1956 के पहले जो भारत में राज्य होते थे वह पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी में डिफाइन थे, लेकिन 1956 पे भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन किया जाने लगा तो वहां पास इसका अबॉलिश कर दिया गया और वहीं 1956 में ही यह दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बना। जब तक 1992 में की 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर एक प्रोविजन लाया गया जिसमें आर्टिकल 239A और 239AB जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था प्रदान की गई। और यह व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि दिल्ली के अगले 20 वर्षों में यानी कि 1992 से 2012 तक यह व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि दिल्ली के जो स्थानीय विकास और स्थानीय समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा कदम साबित हुआ। 93 से 1998 तक यहाँ पहली असेंबली जो गठित की गई थी। वास्तव में दिल्ली को जो स्टेटहुड उससे छीन लिया गया था 1956 में, लेकिन उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जबकि 1992 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन यहाँ पास दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को लेकर और वहाँ की स्थानीय समस्याओं और चुनौतियों को देखते हुए जनता द्वारा मांग की गई कि हमें एक लोकल असेंबली चाहिए या कि लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को बता सकें और उनका निवारण कर सकें जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो वह 1991 में 69th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल और उसके द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदान की गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था की गई। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो बिल पारित किया गया है उसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद यह बिल कानूनी रूप से वैलिड हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि यह दिल्ली को किस तरह से प्रभावित करेंगे। तो की पॉइंट ऑफ बिल गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यह कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ
जो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो रहा है तो वहां पर जो जिस नाम से पारित होगा वह लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ना कि गवर्नमेंट। अर्थात गवर्नमेंट की बजाय जो गवर्नमेंट का मतलब यहाँ जो होगा वह होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा पॉइंट है वाइडनिंग ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एलजी। यहाँ पर कहा गया है कि द बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू एलजी इवन इफ द मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। तो यह दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिकार क्षेत्र है और वह लॉ बनाने के लिए एम्पावर्ड है, वहां भी राज्यपाल अपने विवेक का या अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तीसरा पॉइंट है नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एलजी। It seeks of ensure that the LG necessarily granted an opportunity to give her opinion before any decision taken by the control of minister implemented। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी कानून काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर एलजी का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का विचार या ओपिनियन लेना महत्वपूर्ण है। और इसी पर चौथा पॉइंट है related to administrative decision। The amendment also says that the legislative assembly shall not make any hold to enable itself consider the matter of day to day administration। तो यह कह रहा है कि असेंबली अपने आप में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या प्रशासन के लिए कोई स्वयं कोई कानून नहीं बना सकता और ना ही इंक्वायरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए बिठा सकता है। तो इन्हीं 4 पॉइंटों को लेकर दिल्ली की आप सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर आपके राज्यसभा सांसद द्वारा इसका राज्यसभा में विरोध किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैसे कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारत का संविधान है माननीय, और इस भारत के संविधान के तहत 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा मिली और उस 69वें संशोधन में आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का मंत्रिपरिषद, सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे माननीय। अब हम लोग इस पर सरकार का क्या मत है उस पर जानने का प्रयास करेंगे। सरकार मतलब केंद्र सरकार का क्या इस पर मत है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि जो बिल जी किशन रेड्डी द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो उन्होंने कहा कि यह केवल एम्बिग्विटीज इन द लॉ जो है, मतलब अर्थात जो कि कानून में जो दुविधा थी या कि जो अस्पष्टता थी उन्हीं को दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया है। और दूसरा पॉइंट है कि यह न तो दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारों को छीन रहा है और न ही एलजी को कोई नए अधिकारों को प्रदान करता है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको लागू करने के लिए बनाया गया है। और तीसरा जो इस पर पॉइंट है वह है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स इनकम्बेंट ऑन दिल्ली गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इट्स डिसीजन। तो जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट को अपने जो डिसीजन हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्ट करना चाहिए। उसी को यहाँ पास मद्देनजर रखते हुए क्लैरिफाई करते हुए जी किशन रेड्डी साहब का कहना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं कि जो 2018 में दिल्ली सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या पहला पॉइंट था यहाँ पास कि एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। एलजी को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है और न ही वह दिल्ली की सरकार के निर्णय में बाधा उत्पन्न करने का हक रखते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको लेजिस्लेट करने दिया जाए और जो एलजी हैं वह किसी दिल्ली सरकार के किसी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन टू एलजी बट दे डू नॉट रिक्वायर एलजी कंकरेंस। यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट था कि जो कैबिनेट की मीटिंग है या जो कैबिनेट हेड होगा दिल्ली का, अर्थात जो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होगा वह
दिल्ली के बारे में जो निर्णय लिए गए हैं उनको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ परामर्श कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह उन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त करे। और एलजी को अगर लगता है कि वह किसी पर दिल्ली सरकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उन्हीं निर्णयों को लेकर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट था कि एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट को सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था अपनाते हुए स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण करने में उनको अधिक सफलता मिले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।